आप देख रहे हैं हर खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। देश में कोरोना फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है, जिसके चलते एक दिन में 3,373 कोरोना के नए केस सामने आए हैं और कोरोना के चलते 60 लोगों की मौत हो गई है, जबकि 2,496 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। जिसके बाद देश में कोरोना का रिकवरी रेट 98.74% हो गया है। आपको बता दें कि कोरोना के एक्टिव केसों की बात करें तो देश में फिलहाल कोरोना के 17,801 केस एक्टिव हैं। टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है और मामले अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत जरूरत है कि आप सावधानी बरतें, कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो है वो जारी रखें, क्योंकि एक बार फिर से कोरोना यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। और ताजा अपडेट देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से कितना जरूरी हो गया है अब सावधानी और ज्यादा बरतना। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर लगातार आप जारी रखें, किसी भी तरह की कोई ढील ना छोड़ें, क्योंकि याद होगा आपको किस तरीके से दूसरी लहर में कोरोना की लोगों ने दम तोड़ा था और किस तरीके से लोगों ने कितनी परेशानियों का सामना किया था। तो ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि जो फिलहाल स्थिति मौजूदा हालात बने हुए हैं उसको देखते हुए कि सावधानी बरती जाए। कोरोना अभी गया नहीं है, पैर पसार रहा है लगातार कोरोना और रफ्तार अब कोरोना की तेज होती हुई नजर आ रही है। संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ रहा है। 2,496 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। देश में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। देश और प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ते हुए नजर आ रही है। हरियाणा में कोरोना के मामले में अब तेजी देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रदेश में एक दिन में कोरोना के 580 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक दिन में प्रदेश में कोरोना के चलते किसी की भी मौत नहीं हुई और 363 लोगों ने कोरोना को मात दी है, जिसके चलते कोरोना का रिकवरी रेट 98.70% पहुंच गया है। और वहीं गुरुग्राम में एक बार फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पिछले 24 घंटे में अकेले गुरुग्राम में 473 नए पॉजिटिव केस मिले हैं, जबकि फरीदाबाद में 65 नए संक्रमित मामले मिले हैं। इसके अलावा सोनीपत में 4, अंबाला में 5, पंचकूला में 5 कोरोना के केस मिले हैं। वहीं हिसार में 3, करनाल में 8 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। तो प्रदेश में कोरोना एक बार फिर से यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है। ताजा अपडेट आपके सामने, 24 घंटे में मिले हैं 580 नए मामले। तो गुरुग्राम में 473 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ आपको बता दें कि लगातार प्रदेश में कोरोना की रफ्तार तेज होती हुई नजर आ रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने ट्वीट कर कांग्रेस पर तंज कसा है। अनिल विज ने लिखा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का उत्तर प्रदेश में नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी शैलजा को बर्दाश्त नहीं कर सकी और बेरुखी के साथ उनको उनके पद से हटा दिया। ये है कांग्रेस का असली चेहरा। इसके अलावा अनिल विज ने लिखा कि कांग्रेस में महिलाओं का सम्मान को ये दर्शाता है। कांग्रेस कथनी और करने में बहुत अंतर है। तो ये ट्वीट आप देख रहे हैं। हाल ही में हरियाणा कांग्रेस में जो बदलाव हुआ उसको लेकर तंज कसते हुए नजर आए हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज। और ये ट्वीट आप देख रहे हैं, उन्होंने किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा और इसी के साथ
हरियाणा कांग्रेस पर तंज कसा। लड़की हूं, लड़ सकती हूं का उत्तर प्रदेश में नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी सैलजा को बेरुखी से पद से हटा देती है। इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस के कथनी और करनी में फर्क पता चलता है। ये कहना है गृह मंत्री अनिल विज का, और ये ट्वीट आप देख रहे हैं जिसमें साफ तौर पर वो हरियाणा कांग्रेस और प्रियंका गांधी वाड्रा पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि जो हाल ही में हरियाणा कांग्रेस में परिवर्तन हुआ, प्रदेश अध्यक्ष उदयवान चुने गए हैं। ऐसे में कई पार्टी के नेता हैं जो कि संतुष्ट नजर नहीं आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई ने ट्वीट कर इस पर असंतुष्टि जाहिर की। इसी के साथ कई और ऐसे नेता हैं जो कि अपनी असंतुष्टि जाहिर कर चुके हैं। वहीं इस बीच अनिल विज ने भी ट्वीट कर हरियाणा कांग्रेस में हुए इस परिवर्तन पर तंज कसा और कहा कि लड़की हूं, लड़ सकती हूं का उत्तर प्रदेश में नारा देने वाली कांग्रेस हरियाणा में कुमारी सैलजा को बेरुखी से पद से हटा दिया है और ऐसे में कांग्रेस की करनी और करनी में फर्क पता चलता है। चलिए अब रुक करेंगे अगली खबर का। कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा यमुनानगर में दलित कांग्रेस नेता राजेंद्र वाल्मीकि के घर पहुंची और उनके बेटे जानू वाल्मीकि हत्या पर अपनी संवेदनाएं जाहिर की। कुमारी सैलजा ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लागू करने में मौजूदा सरकार फेल साबित हो रही है। वहीं कुमारी सैलजा ने जानू वाल्मीकि हत्या मामले में मांग की है कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़ा जाए और फास्ट ट्रैक के जरिए इस मामले को सुलझाकर एक मिसाल कायम करे। वहीं कांग्रेस में फेरबदल को लेकर कहा कि पार्टी में फेरबदल तो होते ही रहते हैं और ये प्रक्रिया का एक हिस्सा है। जो भी फैसला पार्टी हाईकमान के होते हैं वो सबको मान्य होते हैं। साथ ही कहा कि बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है, कोई भी आम नागरिक सरकार के साथ नहीं खड़ा है और प्रदेश में आपका भी कोई जनाधार नहीं है। जाम खड़े हैं यहाँ पर, तो क्या कह सकते हैं, कहाँ कुछ क्या होता है उसमें कोई ऐसी बात नहीं। यहाँ पर हरियाणा में कांग्रेस पार्टी मजबूत विकल्प पे हम ना हमें सोचना चाहिए और ना इस चीज़ को हमें कोई ओहदा मिले या जिम्मेवारी मिले तो ही हम काम करें। तो इन वर्करों का क्या होगा जो इतने सालों से बिना ओहदे के काम कर रहे हैं और पार्टी में जो ओहदा रखा है तो ओहदे का मोहताज नहीं होना चाहिए। जो भी फैसले होते हैं वो हमारी पार्टी हाईकमान के होते हैं, वो सबको मान्य होते हैं। अब कहाँ पर रहा है ग्राफ, तो इनका गिर रहा है। सरकार ने इस बार गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2015 प्रति क्विंटल तय किया और जो पिछले साल के मुकाबले करीब 40 रुपए अधिक है। वहीं प्राइवेट कंपनियां 2015 रुपए से ज्यादा भाव में किसानों की गेहूं खरीद रही है। वहीं जिसके प्रदेश के किसानों को काफी फायदा हो रहा है। वहीं अब हरियाणा सरकार की एजेंसी हैफेड ने भी न्यूनतम समर्थन मूल्य से ज्यादा भाव में गेहूं की खरीद शुरू कर दी है। हैफेड द्वारा गेहूं की कमर्शियल खरीद की जा रही है। गेहूं की खरीद 2040 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित की गई है। देखो, एक्चुअली एमएसपी बेस्ड सेंट्रल पूल का तो खरीद ही रहे थे हम, सभी एजेंसियां खरीदी थी, हैफेड भी खरीद रही है। लेकिन इस बार मार्केट में रेटों में काफ़ी उछाल है तो प्राइवेट प्लेयर्स भी खरीद रहे हैं। तो उसी पैटर्न पे हैफेड ने सोचा क्यों नहीं कमर्शियल परचेज के लिए जाया जाए। तो हैफेड ने एमएसपी से ऊपर 2040 के रेट पे फैसला किया और खरीदेंगे किसान भाइयों को, ताकि बेनिफिट हो। और बेनिफिट में एक हमारी सोसाइटीज़ हैं, कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटीज़ मंडीज में हमारे 7 सोसाइटीज़ हैं, तो उनके ऊपर जो भी कमीशन आता है, जो भी किसान डायरेक्ट लेके आता है आड़तियों से अलग, तो उसमें आधा % उनको वापस करते हैं। चलिए अब खबर फतेहाबाद से है, जहां पर भुना क्षेत्र के ग्रामीणों ने बिजली की समस्या को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा। बिजली का संकट दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है
और बिजली की इस समस्या से जूझ रहे लोगों का कहना है कि अगर बिजली की समस्या का हल एक सप्ताह के अंदर नहीं किया गया तो रोड जाम होने की जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। भुना के ग्रामीणों ने एसडीओ भुना से बात कर कहा कि एक तो लाइट नहीं आती और आती है तो ऊपर से लगता है लाइट का कट। ग्रामीणों ने बताया कि ट्यूबवेल की लाइट 8 घंटे मिलनी होती है, हमें सिर्फ 2 घंटे मिलती है, जिससे खेतों में सिंचाई सही से नहीं हो पा रही है। किसान को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि जो बिजली है ट्यूबवेल के लिए और घरों में भी जो बिजली दी जाती है वो बार बार मतलब 10 मिनट की कट लगा दे फिर लगावे, जबकि किसान को ट्यूबवेल की बिजली मिलती है 8 घंटा, जिसको 3 टुकड़ा में कर दिया इनने। 3 टुकड़ा में भी जब मान लिया 1 घंटे के लिए सब चलाते हैं तो उसके अंदर भी कट लग जाता है, तो किसान का पानी जो ट्यूबवेल का सिर्फ खाड़ा के अंदर ही जाता है, तो खेत के अंदर जाता नहीं। गुरुग्राम के मैप्सको रॉयल विलेज सोसाइटी में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक हादसा हो गया। आपको बता दें कि बिल्डिंग की 6ठी मंजिल का छज्जा गिर गया और बताया जा रहा है कि छज्जे पर एसी रिपेयरिंग का काम चल रहा था। इस दौरान एसी की सर्विस करने आया इंजीनियर 6ठे फ्लोर से गिर गया। आपको बता दें कि ये सोसाइटी गुरुग्राम सेक्टर 82 में है। इससे पहले भी इस तरह के हादसे गुरुग्राम में हो चुके हैं। तो गुरुग्राम में मैप्सको सोसाइटी में ये हादसा हुआ। तस्वीरें आप देख रहे हैं, बिल्डिंग की 6ठी मंजिल का छज्जा गिर गया। एसी रिपेयरिंग का कार्य यहां पर चल रहा था। इस दौरान एसी रिपेयर करने वाला इंजीनियर भी छज्जे से गिर गया। ये पहला मामला नहीं है जब इस तरह का हादसा हुआ है। इससे पहले भी कई बार ऐसे हादसे हो चुके हैं जहां पर फ्लैट की दीवार या फिर छज्जा गिरने के मामले आते रहे हैं और एक बार फिर गुरुग्राम के मैप्सको सोसाइटी से इस तरह का मामला सामने आया। कुरुक्षेत्र के सेक्टर 3 में डीएवी पब्लिक स्कूल के निजी स्कूल में बीती रात आग लग गई। लोगों की शिकायत पर दमकल विभाग की टीम घटनास्थल पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद टीम ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग स्कूल के ऑफिस में लगी थी, जिसके चलते स्कूल के ऑफिस का सारा सामान जलकर खाक हो गया। यहाँ से अपना डीएवी स्कूल से मैसेज गया लगभग 8:30 बजे के करीब, 8:32 के करीब। तो हमारे स्कूल में आग लग रही है। हमने उसी टाइम करंट में 2 गाड़ी निकाली और अपने फायर अफसरों को, एडीआर साहब को और दमकल के अंदर अधिकारी को रामगढ़ शर्मा को मैसेज दिया और हमने उसी टाइम करंट में आकर के आग बहुत ज़्यादा थी कंट्रोल किया और आगे बढ़ने से यमुनानगर में क्राइम का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला कैंप के वीरानगर का है, जहां पर सीएससी सेंटर पर काम कर रहे बाप बेटे पर कुछ लोगों ने तेज धार हथियार से हमला कर दिया। सीएससी सेंटर चलाने वाले की पत्नी ने कहा कि उनकी दुकान पर एक महिला और एक युवक कुछ कागजात बनवाने आए थे, लेकिन दुकान में काम ज्यादा होने की वजह से पति ने कुछ देर इंतजार के लिए कहा, जिसको लेकर कागजात बनवाने वाली महिला नाराज होकर चली गई और आधे घंटे के करीब दुकान पर 3-4 युवकों के साथ पहुंची। महिला और युवक के हाथों में डंडे और तलवार थे। बताया जा रहा है कि गुस्साए ग्राहकों ने आते ही दुकानदार पर हमला किया और दुकानदार हाथ में तेजधार हथियार लगने से जख्मी हो गया। इस दौरान सीएससी सेंटर पर रखे कंप्यूटर और लैपटॉप भी तोड़ दिए गए। आसपास के लोगों ने इसकी सूचना 112 को दी। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है।
यमुनानगर का ये मामला है, जहां पर आपको बता दें कि दुकानदार पर हमला किया गया महिला और उसके साथियों द्वारा। इस हमले में दुकानदार के हाथ में चोट भी आई है और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सामान है दुकान का वो उथल पुथल पड़ा है। दुकान के अंदर ईंट पत्थर गवाही दे रहे हैं कि किस तरीके से दुकान में तोड़फोड़ की गई और दुकानदार और उसके बेटे पर हमला किया गया। इस हमले में दुकानदार जख्मी बताया जा रहा है, वहीं बेटे को भी पीटा गया। एक लेट दिया धागा वगैरह निकलवाने के लिए, तो मेरे हस्बैंड को कहा कि आप 2 मिनट आओ यहाँ, कह रहे कि मैं नौकर ढूंढा 2 मिनट कहा कि चलो करवा लो, फिर आपके पास टाइम नहीं। तो उन्होंने एकदम ही तो यहाँ पे सारा कुछ पकड़ दी। मेरी गुड़िया थी यहाँ तो किसी लड़के आ लिए, इसलिए थोड़ी सेफ हो गई। अगर बच्चे को कुछ लग जाता सर तो कौन जिम्मेवार था? ऐसा तो कोई सरेआम भी मार के चला जाएगा। फिर मेरे हाथ पे तलवारें गई हैं और उस लेडीज ने मेरे पापा का गला दबाने की कोशिश की है, काफी उसको भी चोट आई हुई है, कपड़े फटे हुए हैं। लेकिन ऐसे अगर कस्टमर कोई आता है, अब हम बोल तो देते हैं कि 2 मिनट बैठो, पहले हम ये काम कर लेते हैं, लेकिन ऐसे थोड़ी ना सर कोई ऐसी वारदात करके चला जाएगा। पहले से जानते हैं उसको? नहीं सर, पहले वो एक लड़के को जानते हैं सर, मेरे हस्बैंड जानते हैं उनको, एक लड़के को जानते हैं। हमारे साथ सर इवेंट आया था, इवेंट पे पता लगा कि उधर मार पिटाई हुई है गली में, नागपालवाड़ी में, गली नंबर 6 वीरानगर कैंप में। तो हमने इधर कलर से बात की, वो बोला कि ऐसे ऐसे कर दिया, मेरी शॉप है आधार कार्ड की। तो एक कस्टमर आया था, उसने बोला कि मेरा ये काम कर दो, मेरे पर दूसरे कस्टमर काम कर जाता। तो मैं तो बोला भाई साहब 2 मिनट बैठो आप, तो लेकिन पता नहीं क्या हुआ, एकदम उतावला हुआ और मेरे साथ मार पिटाई करने लगा। मेरे हाथ में किसी उससे हथियार से तलवार बता रहा है कि वार किया है और कंप्यूटर भी तोड़। चलिए अब बड़ी खबर झज्जर से, जहां पर फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ और फैक्ट्री के टैंक से निकल रहे पाइप से ये रिसाव बताया जा रहा है। फैक्ट्री स्टाफ और लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई इस दौरान और कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। वहीं आसपास के इलाके को खाली भी कराया गया। इस दौरान विधायक गीता भुक्कल भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों से इस पूरे मामले की जानकारी ली। तस्वीरें आप देख रहे हैं झज्जर से, जहां पर फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव होने से आसपास के लोगों को और फैक्ट्री स्टाफ को सांस लेने में काफी दिक्कत हो रही है। कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया है। तो वहीं विधायक गीता भुक्कल मौके पर पहुंची और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। इस पूरे मामले पर अधिकारियों से जानकारी भी ली। झज्जर से ये बड़ी खबर, जहां पर फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव हुआ। बताया जा रहा है कि फैक्ट्री के टैंक से निकल रहे पाइप से ये रिसाव हुआ है और फैक्ट्री स्टाफ और लोगों को काफी दिक्कत सांस लेने में हो रही है। इस दौरान इलाके को खाली भी कराया गया और विधायक गीता भुक्कल वहां पर स्थिति का जायजा लेने पहुंची और अधिकारियों से इस पूरे मामले की जानकारी भी ले रही हैं। वहीं कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।